जिस तरह अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है, उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को जाता है। फ्रेंड्स, मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी न्यूसी से कल भी मेरी बहुत विस्तार से बात हुई है। उनके लिए तो गुजरात आना पुरानी यादों को ताजा करने जैसा है। प्रेसिडेंट न्यूसी आईआईएम अहमदाबाद के एल्यूमनाई है। भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी G20 प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। प्रेसिडेंट न्यूसी की भारत यात्रा से हमारे संबंधों को तो बल मिला ही है, भारत अफ्रीका के बीच घनिष्ठता और बढ़ी है। साथियों, चेक के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी पैत्र फियाला जी की ये पहली भारत यात्रा इस पद पर है। वैसे वो भारत पहले भी आए हैं। चेक लंबे समय से वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ा हुआ है। भारत और चेक के बीच टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हिज एक्सेलेंसी पैत्र फियाला, मुझे विश्वास है आपकी इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। हमारे यहां कहा जाता है, अतिथि देवो भव, और प्रधानमंत्री के रूप में आपकी तो ये पहली भारत विजिट है। उम्मीद है आप बहुत शानदार यादें लेकर यहां से जाएंगे। फ्रेंड्स, नोबेल लॉरिएट और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ता का भी मैं भारत में स्वागत करता हूं। हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ता का गांधीनगर आना और विशेष है। आपने महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत को अपने देश के स्वातंत्र संग्राम से जोड़ा है। आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तिमोर लेस्ते के साथ हमारा सहयोग बहुत अहम है। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को 20 वर्ष पूरे हुए हैं। बीते 20 वर्षों में इस समिट ने नए आइडियाज को प्लेटफॉर्म दिया है। इसने इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स के लिए नए गेटवे बनाए हैं। और अब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की इस बार की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। 21वीं सदी की दुनिया का फ्यूचर हमारे साझे प्रयासों से ही उज्जवल बनेगा। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्लोबल फ्यूचर के लिए एक रोडमैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के इस एडिशन में भी इस विजन को और आगे बढ़ा रहे हैं। भारत I2U2
और दूसरे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहा है। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर का सिद्धांत विश्व कल्याण की अनिवार्य आवश्यकता है। फ्रेंड्स, आज तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। आज भारत ने विश्व को ये भरोसा दिया है कि हम साझा लक्ष्य तय कर सकते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। विश्व कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, भारत की निष्ठा, भारत के प्रयास और भारत का परिश्रम आज की दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। द वर्ल्ड looks at India as an important pillar of stability, a friend who can be trusted, a partner who believes in people-centric development, a voice that believes in global good, a voice of the global South, an engine of growth in the global economy, a technology hub for finding solutions, a powerhouse of talented youth, and a democracy that delivers. Friends, भारत के 1.4 बिलियन लोगों की प्रायोरिटीज और एस्पिरेशंस, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पर उनकी आस्था, इंक्लूसिविटी और इक्वलिटी का हमारा कमिटमेंट, विश्व समृद्धि और विश्व के विकास का बहुत बड़ा आधार है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। भारत की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत की प्राथमिकता है न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, एआई एंड इनोवेशन। आज भारत की प्राथमिकता है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इसका पूरा इकोसिस्टम। इसकी एक झलक हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में भी देख सकते हैं। और मेरा तो आग्रह है कि ट्रेड शो जरूर देखें।
गुजरात के भी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी जरूर जाएं। कल दिन में मैंने हिज एक्सेलेंसी न्यूसी और हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ताई जी के साथ इस ट्रेड शो में काफी समय गुजारा है। इस ट्रेड शो में कंपनियों ने वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट्स का निदर्शन किया है। ई मोबिलिटी, स्टार्टअप्स, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेड शो में एक प्रकार से छाए हुए हैं। ये जितने भी सेक्टर्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास लगातार नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आप सभी वैश्विक परिस्थितियों से भली भांति परिचित है। ऐसे में आज अगर भारत की इकोनॉमी में इतना रेजिलियंस दिख रहा है, अगर आज भारत की ग्रोथ में इतना मोमेंटम दिख रहा है, तो इसके पीछे बड़ी वजह है बीते 10 वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर हमारा फोकस। इन रिफॉर्म्स ने भारत की इकोनॉमी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। रिकैपिटलाइजेशन और आईबीसी से हमने भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर देते हुए हमने 40,000 से ज्यादा कंपनीज को समाप्त कर दिया है, कंप्लायंसेस को समाप्त कर दिया है। जीएसटी ने भारत में टैक्स के अनावश्यक जाल को खत्म किया है। भारत में हमने ग्लोबल सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेहतर माहौल बनाया है। हाल में ही हमने 3 FTA साइन किए ताकि ग्लोबल बिजनेस के लिए भारत और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सके। इनमें से एक FTA तो यूएई के साथ ही हुआ है। हमने अनेक सेक्टर्स को ऑटोमेटिक रूट से FDI के लिए ओपन किया है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहा है। पिछले 10 वर्ष में भारत का कैपेक्स 5 गुना अधिक हो चुका है। फ्रेंड्स, भारत आज ग्रीन एनर्जी और ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को लेकर भी अभूतपूर्व गति से काम कर रहा है। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है और सोलर एनर्जी कैपेसिटी में 20 गुना वृद्धि हुई है। डिजिटल इंडिया मिशन ने भारत में लाइफ और बिजनेस दोनों को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। 10 वर्षों में सस्ते फोन और सस्ते डेटा से डिजिटल इंक्लूजन की नई क्रांति आई है। हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का अभियान, 5G का तेजी से विस्तार आम भारतीयों का जीवन बदल रहा है। आज हम दुनिया में तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 वर्ष पहले तक भारत में कुछ 100 स्टार्टअप थे। आज भारत में 1,15,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है। भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। फ्रेंड्स, भारत में जो ये बदलाव आ रहा है, वो भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ा रहा है, उन्हें एम्पावर कर रहा है। हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में मिडिल क्लास की एवरेज इनकम लगातार बढ़ रही है। भारत में फीमेल वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। भारत के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छी संकेत है और इसलिए मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि भारत की इस विकास यात्रा से जुड़िए, हमारे साथ चलिए। साथियों, लॉजिस्टिक्स को लेकर ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी भारत में आधुनिक पॉलिसीज पर काम हो रहा है। 10 साल पहले भारत में 74 एयरपोर्ट थे। आज भारत में 149 एयरपोर्ट्स हैं।
भारत का नेशनल हाईवे नेटवर्क पिछले 10 सालों में करीब करीब 2 गुना हो चुका है। 10 सालों में हमारा मेट्रो ट्रेन नेटवर्क 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर हमारी ईस्टर्न कोस्ट लाइन हो, इनको आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। भारत में आज अनेक नेशनल वाटरवेज पर एक साथ काम चल रहा है। भारतीय पोर्ट्स का टर्न अराउंड टाइम आज बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। G20 के दौरान जिस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा हुई है, वो भी आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, भारत के कोने कोने में आपके लिए नई संभावनाएं हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट इसके लिए भी एक गेटवे की तरह है, गेटवे टू द फ्यूचर। और आप भारत में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, बल्कि यंग क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स की एक नई जनरेशन को भी शेप कर रहे हैं। भारत के एस्पिरेशन से भरी यंग जनरेशन के साथ आपकी पार्टनरशिप को वो रिजल्ट लाकर दिखा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी का वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ने के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपने ये मोदी का संकल्प है। आपके सपने जितने बड़े होंगे, मेरा संकल्प भी उतना ही बड़ा होगा। आइए, सपने देखने के अवसर अनेक हैं, संकल्प पूरा करने का सामर्थ्य भी मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायक उद्बोधन और गुजरात की विकास कहानी में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए, सभी को प्रोत्साहित करने के लिए एवं आपकी प्रेरक उपस्थिति के लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। We extend our heartfelt appreciation for the same. एक बार फिर यहां उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि एवं समस्त सभागण का हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Prime Minister, sir. We also extend our heartfelt thanks to His Excellency Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, His Excellency Mr. Jose Ramzorta, His Excellency Mr. Philip Newsy, His Excellency Mr. Petre Fiala, and the dignitaries. You will be escorted for the lunch by ushers. So we request you to kindly cooperate. We let first the esteemed dignitaries, our Honorable Prime Minister, sir, and His Excellencies to depart, and then, according to the ushers, you will be guided for the lunch area. Thank you. Thank you very much. There is a humble request to everyone who used the handsets for the interpretation. Kindly leave them on the chairs. Thank you very much.
Initially, we've ordered two of these Drishti 10s, and we are looking at a time span of about 2 to 3 months when they'll be delivered to us. And how they're going to help us is they are SATCOM enabled, which will ensure that we can operate them over longer ranges. So it will improve the surveillance capabilities of the Indian Army. And how is it? How is it an advancement over what you had earlier, sir? What we had earlier, there are two things. One is it is indigenized, almost 70% plus is indigenized. And secondly, they are SATCOM enabled, which increases the range tremendously. And are you looking to place orders for more, sir? That I think subsequently. Okay. Thank you very much. ऐसा कैसे Mr. Adani, question. These drones were unveiled today by the Navy Chief, and they would be the first indigenous male category drones to be inducted into the Indian forces. Can you tell us about this project of yours and how is this going to help the Indian Defence Forces? So this, we started this project about 12 months back. We started conceptualize the entire platform with our partners at Elbit, the Israeli company. We transferred the technology, and what you see here, this entire platform is more than 80%, 70-80% indigenized, which means everything is manufactured in this facility that you see over here, along with our vendor ecosystem that we've developed over the last 12 months. In terms of its abilities, this is obviously, as you know, it's a medium altitude, low endurance machine. So it's meant for 1,000 mile sort of operational range. And as you may have heard the Chief of Naval Staff talk about it earlier today, what this is primarily going to augment is their anti-piracy and seaborne missions. And right now, it's not what you're seeing. It's it has hard points where you can load payload weapons as well. There's two hard points and one under bay as well, which can take sort of your large unguided bombs. But that's sort of you can't see it fitted right now. How big would defense be for Adani's future plans? It's obviously more than big. I would say it's very, very strategic, because we see that in terms of being in our ability to serve the nation, this is one of the most critical things. So what we say that we are doing energy. So energy, we are helping sort of elevate and give access to the most underserved population to energy. With same thing with ports and logistics, being able to allow movement of people and goods across the country at a cost which is world standard. And that's sort of how this is also quite strategic for us, is that how India can become independent in its security infrastructure, where it is truly is not dependent on any foreign countries for being able to manufacture and arm itself, and always be prepared for defending itself and its citizens. Thank you very much. Thank you. Thank you. Well, we in Australia are taking Vibrant Gujarat very seriously. We've got a delegation of 100 business people, and that ranges across many industries, from infrastructure investment to agri-tech, and especially education. Today's a very big day for Australia in Gujarat, because the very first foreign branch campus from any foreign university in the world will be inaugurated today right here in Gift City by Deakin University from Australia. And that's making all of us Australians very proud.
आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने विदेश के अनेक डिग्निटरीज और मेहमानों की उपस्थिति में भारत के सब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की उपस्थिति में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की उपस्थिति में वाइब्रेंट गुजरात का उद्घाटन किया है। हम सब जानते हैं इस प्रकार वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे तब उन्होंने 2003 से उसकी शुरुआत की थी। ये वाइब्रेंट गुजरात का 10वां पार्ट है और इस ग्लोबल समिट में पूरी दुनिया में से जो डिग्निटरीज आए थे उन सबको संबोधित करते हुए और पूरे डायस को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात की विकास यात्रा, ये देश की विकास यात्रा है। देश का जो अभी पूरे विश्व में मान सम्मान बढ़ रहा है, भारत का ग्रोथ बढ़ रहा है, भारत का इंडस्ट्री, बिजनेस और हर एक प्रकार के व्यवसायों में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको देखते हुए मोदी जी ने सबको अभिनंदन दिया है और गुजरात का ग्रोथ देश का ग्रोथ है, इस प्रकार की बात की है। एक Tell us about it, sir. How big is it a achievement for indigenization in the country? Absolutely. See, more than the bird, it's a watershed moment for India in terms of self-sufficiency and self-reliance. The very vision of Atmanirbhar Bharat, which our chairman has continued to talk about and aligned all our businesses, we feel very proud that we have been able to deliver. We started with unmanned system capabilities 3 or 4 years back. This was the first setup we had in Hyderabad, and we were exporting to the international market. We have been given an opportunity by Indian Navy and Indian Army to provide medium altitude, long endurance birds to them within the 12 months window under emergency procurement. The whole contract was signed in the month of April, and we can proudly say we are going to deliver ahead of time or in time to our customers. And sir, as far as we know, 2 have been ordered by the Navy and 2 have been ordered by the Army. Yeah. By when are you looking at operationalization of these birds in the forces? So the Navy birds will be operationalized by 1st of March, and the Army birds not later than 1st of May, 2024. And we know there are a lot of orders in pipeline. So what is the scope for these drones that you see? See, as we keep discussing, absolutely. Numbers. The global market is completely moving from manned technologies to unmanned technologies.
And especially when it comes to intelligence, surveillance, reconnaissance, these birds, whether it's the large birds or the tactical or the swarm, will start playing a very important role. We have seen the geopolitical events what have happened in Eastern Europe and Middle East, where the drones have played a very important element in terms of either intelligence or destruction. So going forward, what we are talking is how do we continue to strengthen? And rather than just focusing on one type of bird, we are talking about a capability which is not only limited to air, but also goes into land and the naval domain. In terms of number, for India, as Admiral mentioned in his speech, we have an inventory which is much lower than any of our neighbors. So if you're talking about numbers going into hundreds, it's a function of demand and supply. And when you say talking about numbers, hundreds, it's for this particular Male. bird? So there's an ongoing program of 97 male UAVs, which is led by Indian Air Force on behalf of the Tri-Services. We are one of the recipients of the RFI, and very soon we are moving into the RFP stage. Okay. And like for you would also be a part of the upgrade projects for the existing UAVs, or? So see, it depends on the customer. We have the capability now, both in terms of the sustenance and manufacturing. If the customer will reach out, we'll absolutely support. And this bird is it's 70% indigenous at the moment. At the moment. By when do you think you would be able to do it 100%, or what is the maximum percentage you are looking at? See, the two critical, I'll say, parts of this bird which are still not indigenized. One is the engine, which is still coming from outside, and the second are certain high advanced payloads. And both these things are very important, and they're part of the roadmap. How do we now go from 70 to 100%? Because unless we get the engine technology in the country and we get the more advanced payloads, Sky-Eye, Comet, into the country, we'll still not deliver to our commitment. And sir, you are the lead integrator for this, Adani. But how many MSMEs or small companies would have been benefited from these projects in the country? Today, Can you give us the number? Absolutely. Today, across India, we are working with more than 75 Tier 1 and Tier 2 suppliers. We have already invested more than 1,500 crores, either in terms of equity or just supporting their growth in these 75 suppliers. In terms of the job content, almost 70%